अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2, जैसे कि लास्ट क्लास में हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, और ये भी हमने साथ ही साथ एक्सप्लेन किया था कि इन तमाम तर इंडस्ट्रीज़ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है। इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ क्यों कहते हैं? वजह ये होती है कि यहाँ पर होता है लैक ऑफ फंड, ठीक है ना। हमारे पास इतना सरमाया नहीं होता कि हम बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो कोई ना कोई सनत लगा सकें, ठीक है। साथ ही साथ हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि हमारे पास दो तरह की घरेलू सनतें, ठीक है ना, किस तरह की, एक शहरी आबादी में आपको दिखाई दे रही होती है, ठीक है ना, और एक गांव देहात में दिखाई दे रही होती है। यानी ये वो होते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर जहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो वहाँ पर जो सनतकारी काम कर रही होती है, जो सनतें काम कर रही होती हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या जिन्हें कॉटेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। जब हम इसके फीचर के हवाले से बात करते हैं ना, ठीक है, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है, सही है, जिसमें अमाउंट जो होता है बहुत छोटा होता है, यानी लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होता है फॉर स्टार्टिंग फॉर मैनेजिंग द स्मॉल स्केल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसके बाद हमारे पास जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इम्प्लीमेंट, जो भी फैक्टर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो ज़रूरत होती है उन्हीं फैक्टर्स का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसके लिए बहुत वेल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। साथ ही साथ जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होती इतनी। वजह क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसकी कॉस्ट होती है वो बहुत लो होती है, ठीक है ना, और कैपिटल भी कम होता है। इसी वजह से ये जो सनतें हैं ना, ठीक, तो ये जो है वो बहुत बड़े स्केल पे काम नहीं कर सकती। फिर जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत कम होती है। अगर हम बड़ी सनतों के हवाले से बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ बैंक ऐसे हैं जैसे इंडस्ट्रियल बैंक है। अब इंडस्ट्रियल बैंक क्या करता है? इंडस्ट्रियल सपोर्ट देता है किसको? तमाम तरह इंडस्ट्रियलिस्ट को, ठीक है, जिसमें ट्रेडर भी आ गए, बिजनेसमैन भी आ गए, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर, और किस तरह से देता है? फॉर प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, सही है। अब जब ज़ाहिर है बैंक लोन देगा तो अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी भी मॉर्गेज करेगा या नहीं करेगा। तो जो लोग छोटे पैमाने पे कारोबार कर रहे होते हैं उनके लिए ये सूरत हाल का होना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत लो होती है। इसके बाद लॉन्ग टर्म क्रेडिट की यहाँ एब्सेंस होती है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। लीगल और ट्रेडिशनल फॉर्मेलिटीज़ भी यहाँ ज़रूरी नहीं होती है ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम छोटे मोटे घर के अंदर जैसे कारखाने लोग खोल लेते हैं, ट्यूशन सेंटर्स खोल लेते हैं, इंडस्ट्रियल होम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे बाकायदा किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। इसे ऑर्गेनाइज करना और इसको चलाना ये भी बहुत आसान होता है, ठीक है ना। क्यों होता है आसान? आप देखें ना, बहुत बड़ी मैनेजमेंट काम नहीं कर रही, बहुत सारे वर्कर्स काम नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे याद करें, आप लोगों ने आईटीबी में भी पढ़ा होगा, जो हमारे सिंगल प्रोप्राइटर हुआ करते थे, ठीक है ना, उनके लिए उस कारोबार को बिठाना और उठाना बहुत आसान होता था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो एक सिंगल होता था और सारी चीज़ें वही मैनेज करता था। और वो क्यों होता था? क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, उसके पास इतना सरमाया ही नहीं था, सही है ना, कि वो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल और सिग्निफिकेंस के हवाले से, और आप अपनी फाइल में पेज नंबर 96 पे देखिएगा। पेज नंबर 96 पे हमारे पास ये टॉपिक मौजूद है, ठीक है ना। पेज नंबर 96 पे टॉपिक देखिएगा, इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। और जो है साथ साथ अगर आपके पास नोट्स फाइल मौजूद है तो आप उसके अंदर मार्क भी करते जाएं ताकि मसला ना हो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, दिस इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। रोज़गार हासिल करने का, काम करने का, अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको पता है सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है ना, कि आप घर बैठ के कम अमाउंट के अंदर भी अगर किसी छोटे मोटी चीज़ पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो वो एक तरह से आपको मौका दे रहा है कि आप अपने रोज़गार के मौके को बढ़ा सकते हैं,
ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इंडस्ट्रियल ओनरशिप। कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है ना हमारे मुल्क के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है, सपोर्टेबल होती है। किस हवाले से कि आप इंडस्ट्रियल ओनरशिप की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, यानी आप भी आगे जाके किसी एक सनत का मालिक बन सकते हो, ठीक है ना। यानी छोटे स्केल पे काम करते 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 अब जैसे कोई भी एक शख्स है वो ये बोले भाई मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए से मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन ये 1 लाख रुपए से भी अगर वो चाहे ना तो 5 से 10 लाख और करोड़ तक बना सकता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आपने जहाँ पर जिस कारोबार में भी पैसा लगाया उस पैसा लगाने का मकसद क्या होना चाहिए? काम। अगर आपने उसमें पर्सनल इंटरेस्ट शो किया, ठीक है ना, और वो तमाम तर काम करने के बाद आपको इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा फीडबैक मिलता है, और वो किससे पता चलता है? हमें सेल से, सही है ना। तो लाजमी सी बात है आज आप छोटे प्रोप्राइटर हो, कल आप जाके बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, ठीक। तो का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि काम करना ज़रूरी है और अपने जहन को इस्तेमाल करना कि हम किस तरह से अपने पैसे को मज़ीद कारआमद बना सकते हैं। इसके बाद है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? इसे उर्दू में कहते हैं पैदावारी लागत। जब कोई भी प्रोड्यूसर, ठीक है ना, जब किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करता है, टिल नाउ एक छोटा सा ही गुड क्यों ना हो हमारे पास, तो उस पर आने वाली जो कॉस्ट होती है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, उसके अंदर अभी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह ऐड नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब लाजमी सी बात है चूँकि ये छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं तो इनकी हर मुमकिन कोशिश ये होगी कि जो हमारी मार्केट में जब हमारी गुड जाए तो हम उसकी रीज़नेबल प्राइस रखें, ठीक है। और आप क्यों रखें? और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जितना पैसा आपने खर्च किया हो आप बोलो भाई इससे कम में बेचना है, तो भाई ये क्या किस किस्म का कारोबार है, ठीक है ना। तो लिहाजा कोशिश ये की जाती है कि जितना भी इनपुट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनपुट्स क्या होते हैं? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, वो कम से कम कॉस्ट बेयर करें, ठीक है ना, ताकि हमारी जब कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की तो वो लो हो, ताकि मार्केट के अंदर जब हम उसकी प्राइसेस दें तो वो रीजनेबल हो, ताकि कंज्यूमर बासानी आपके गुड को एंजॉय कर सके। एक वर्ड है जो अक्सर आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, ब्रांड, ठीक है ना। ब्रांड यानी इस नाम के ऊपर ना, अब जैसे अगर हम बात करते हैं वेयरिंग की, जो हम लोग कपड़े वगैरह पहनते हैं, ठीक है ना, हम वॉचेस यूज़ कर रहे होते हैं, आज हर चीज़ के ऊपर ना हर शख्स बोलता है ब्रांड, ठीक है ना। अब एक्चुअली ये क्या है आपको नहीं पता, आप इस नाम के ऊपर कितने ज़्यादा पैसे जो है वो दे रहे हो, ठीक है ना। क्यों दे रहे हो? विद अ क्वालिटी बेस, ठीक है ना। आपके नज़दीक क्या मसला है? आपके नज़दीक ये कहते हो यार अगर ये इतना महंगा है, ब्रांड भी तो है तो क्वालिटी भी होगी, है या नहीं है बात? तो ये क्या है? ये सारी मार्केट लैंग्वेज है, ठीक है ना। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम जिन चीज़ों के या जिन कंपनीज के प्रोडक्ट को डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, अगर वो उस मार्केट से स्विच हो जाए, ठीक है ना, गायब हो जाए और कोई दूसरा इंडस्ट्रीज या दूसरी कंपनी आ जाती है उस प्रोडक्ट को लेकर, तो आपका एतमाद कभी भी उसके ऊपर नहीं होगा। वजह ये कि आप जिस नाम के साथ उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप उसी चीज़ से मुतमईन थे, आपकी सेटिस्फेक्शन उसी से जुड़ी हुई थी। जहां आपने देखा भाई कोई और कंपनी इसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, आप कभी भी उससे मुतमईन नहीं होंगे। तो अब जब हम छोटे पैमाने की सनतों के हवाले से बात करते हैं ना, तो देखें यहाँ पर तो इनके पास इतना क्राइटेरिया होता ही नहीं है, ठीक है ना। आजकल देखो कितने सारे कारोबार हो रहे हैं, होम शेफ का हो रहा है, ठीक है ना, होम शेफ का कारोबार भी हो रहा है, ठीक। इसके अलावा आप क्लोथिंग का देख लीजिए, ठीक है ना, ऑनलाइन कितना बिजनेस हो रहा है ये। तो ये क्या है? ये सनतें ही तो है छोटी छोटी सी, जो घर बैठ के 2-3 लोग मिल जाते हैं आपस में वो काम कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, ये जो ऑनलाइन ट्यूटर एकेडमीज बनी हुई है, ये क्या है? ये हल्के हल्के करते हुए बहुत बड़े स्केल पे चले जाते हैं फिर। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी इकॉनमी में, चाहे दुनिया की इकॉनमी के हवाले से आप बात कर लो, जहाँ हम बड़ी सनतों की इंपॉर्टेंस को देते हैं ना कि हाँ भाई आप बड़ी सनतें हैं यहाँ पर, तो हम छोटी सनतों के बगैर बड़ी सनतों तक काम पहुँचा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो लिहाजा स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आ जाइए, नंबर 5 है हमारे पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब याद करो, पार्ट 1 में हमने आपको एडम स्मिथ के बेसिक पिलर्स पढ़ाए थे, ठीक है ना, जिसमें था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पूरा चांस होता है कि इक्वली जो जितना काम कर रहा है उसको उतना ही मुआवजा मिला है, ठीक है ना, जो जितना काम कर रहा है उसको उतना ही मुआवजा, यानी किसी की भी सर्विस अगर रेंडर्ड की जा रही है तो ऐसा ना हो कि वो जितना काम कर रहा है उसको उसकी मेहनत की इतनी लेबर ना मिले, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है रिडक्शन इन अ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। कॉटेज इंडस्ट्रीज असल में जैसे मैंने इससे पहले भी बताया ये चांस है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है ना। तो अब ये जो आबादी तेजी से बढ़ रही होती है इसकी ज़रूरत क्या होती है? फॉर प्रोवाइडिंग अ फूड स्टफ, सही है ना, आपको ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करना है, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं भाई हम किस तरह से, अब जैसे एक फैमिली है उसके अंदर अचानक से एक शख्स का इजाफा हो जाता है, ठीक है ना, लोग का इजाफा हो गया, रिसोर्स का इजाफा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उस वक्त भी ये जो हमारे पास छोटे पैमाने की सनतें होती हैं ना ये बहुत कारआमद होती हैं और इससे बआसानी वो अपना रिसोर्स बढ़ा सकता है। वो कहते हैं ना रिसोर्सेज कैन नॉट बी इंक्रीज इन ऑल द केसेस, रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं इज इन द केस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से बात करें ना तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं, ठीक है ना, आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिजनेस, अकॉर्डिंग टू देयर ओन फैसिलिटी। इसके बाद हमारे पास इंक्रीज इन जीएनपी। जीएनपी ऑर्डर क्या होता है? हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये भी आपको पता है ये क्या होती है? हमारी कौमी आमदनी होती है, ठीक है ना। ये वो आमदनी होती है ना हमारी कि पूरे साल आपके मुल्क के अंदर जितने भी सेक्टर काम कर रहे हैं और सालाना सतह पे वो जितने गुड्स एंड सर्विसेज तैयार कर पाते हैं वो क्या कहलाती है? जीएनपी। और जीएनपी के अंदर ना रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसा आपके मुल्क का हो, ठीक है ना, फॉरेन रेमिटेंस भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है ना। तो मुल्क का जो जीएनपी है उसको बढ़ाने में भी इसका एक नुमाया किरदार होता है। क्यों होता है बताएं? इसलिए होता है क्योंकि ज़ाहिर है आप आउटपुट दोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लाजमी आपको वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। इसके बाद राइज इन अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जो तर्ज अमल है ना, लोगों का जो रहने का तौर तरीके वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और क्यों बढ़ेगा? इसलिए कि उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, ठीक है ना। जब किसी की भी आमदनी का रेशो कम हो जाता है ना तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर हम करंट सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं तो आजकल आप देखें लोगों का जो इनकम लेवल है वो कम हुआ है, सही है। जो इस वक्त कंडीशन चल रही है, जिस सिनेरियो से हम लोग गुजर रहे हैं, आप देखें वहाँ पर हर शख्स ही परेशान है। वजह क्या है कि काम करने के लिए हाथ तैयार है लेकिन हमारे पास हमें मौके नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि कुछ ऐसी हेल्थ की कंडीशन है जो कि हमें जो है वो इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं कर पा रही कि आप बढ़ कर जो है वो इस वजह से देखें लोगों का इस 6 महीने के पीरियड में ग्राफ बहुत गिरा है। और ना सिर्फ लोगों का ग्राफ गिरा है, इन्वेस्टमेंट गिरी है पाकिस्तान की इकॉनमी भी बहुत डाउन हुई है। क्योंकि आप देखें ना मुल्क में बिजनेस नहीं हो रहा, कारोबार ही नहीं हो रहा, सोना आसमान से बातें कर रहा है, डॉलर आप धड़ाधड़ बढ़ाए जा रहे हैं, डॉलर बढ़ रहा है हमारी वजह से तो बढ़ रहा है वो, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड देख लो आप कितने टाइम तक स्टॉप थी। तो जब मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं आ रहा तो फिर कि मुल्क के अंदर कहाँ से फंड्स आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? फिर हमारे पास एक फॉरेन डेप्ट का बर्डन है, ठीक है। आप कुछ भी करो, आपको ने जो बैनुल-अक़वामी कर्जे लिए हुए आपने उनकी इंस्टॉलमेंट पे करनी ही है, ठीक है ना, विद इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर इकॉनमी बहुत डाउन लेवल पे चली गई। और जब इकॉनमी जा रही है तो इकॉनमी क्यों जा रही है? क्योंकि ज़ाहिर मईशत में कारोबार ही नहीं हो रहा। आप देखें ना, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हर सेक्टर मुतासर, बल्कि पाकिस्तान इकॉनमी भी वर्ल्ड इकॉनमी का हिस्सा है तो पूरी वर्ल्ड इकॉनमी डिस्टर्ब रही है, ठीक है ना। हर मुल्क के अंदर उसकी मईशत जो है ना क्या हुई है, नीचे से नीचे चली जा रही है। अब इसे एकदम से ग्रो अप करना, बूस्ट करना ये इतना आसान नहीं होता। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो। तो पता है हुकूमत क्या करती है? हुकूमत की तरफ से ये इस्लाहात आती हैं, ये सजेशंस आती हैं
कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उन्हें कम शरह सूद पर, ये पॉलिसी आई है वज़ीर आज़म की तरफ से कि कम शरह सूद पर लोन दिया जाए, ताकि जब उनके पास पैसा आएगा तो वो किसी भी किस्म का कारोबार करने से जो है वो गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैं खड़ी हुई हूँ, हम जैसे कई लोग हैं, मैं बोलूँ भाई मैं तो ये काम करना जानती हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। अब पैसे अगर मुझे मिल जाए तो मैं काम करूं, वो चीज़ मैं मार्केट में दूंगी तो लाजमी सी बात है ये मेरी मईशत का भी हिस्सा होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि सिर्फ पर्सनल इनकम नहीं होती है बल्कि वो इज़ अ पार्ट ऑफ ए नेशनल इनकम। तो ये यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा। इसके बाद पेज नंबर 97 पे आप देखिएगा, जितने भी हमारे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, सही है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मुआशरे के साथ जुड़े हुए मुआशी मसाइल, सही है, रिपीट कर रही हूँ मैं, मुआशरे के साथ जुड़े हुए मुआशी मसाइल। और मुआशी मसाइल क्या होते हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है ना, लैक ऑफ शेल्टर, लोगों की छतें गायब हो जाती हैं, उनके साए चले जाते हैं, बिक जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना, लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल होना शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास पैसे नहीं, हम इसको जमा करके क्या करें। और ऐसा हुआ है इन दिनों में कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी तक सेल की है, लोगों ने गाड़ियाँ फरोख्त कर दी, लोगों ने अपने जेवरात सेल कर दिए। वजह क्या है, वजह ये कि उन्हें कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे कि भाई हम अपने मसाइल को, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो हम क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करें। हम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अभी रास्ते ही नहीं है काम करने के। इसके बाद लोकल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वही वाला पॉइंट है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि मुकामी सतह पर भी तमाम तर लोगों को जो है ना उसी जगह पर रोज़गार मुहैया हो जाता है। टेक्निकली स्किल लेबर नॉट रिक्वायर्ड, अब ज़रूरी नहीं है कि माहिर कारीगर ही आपके साथ बैठ के काम करें, ठीक है, फ्रेश और अनस्किल लेबर भी बासानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि देखें जो स्किल होता है ना वो एक्सपीरियंस होता है, जो स्किल होता है वो एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस काम किए बगैर नहीं आता, ठीक है ना। तो जब आपको एक जगह ये भी मिल रही है कि आप वहाँ पर काम करके अपने तजर्बे को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आज आप अनस्किल लेबर हो तो कल आपका शुमार स्किल लेबर में होगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट अगर जम करो बड़ी सनत के अंदर तो वहाँ पे आपको एकदम से इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन छोटे सनत पे काम करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास तजर्बा आ जाएगा और इस तजर्बे की बुनियाद पे आप बासानी बड़ी सनतों का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ना, आप छोटे से काम करना शुरू करते हैं, आप ट्यूशन क्लासेस देना शुरू करते हैं, एक वक्त आता है कि आपके अंदर ये तजर्बे की तरह आ रही होती हैं चीज़ें। फिर जब आपको फ्यूचर में कभी जॉब करनी होगी तो आप एकदम आके बोर्ड पे ऐसे खड़े नहीं हो जाओगे कि अननोन, हमें पता ही नहीं है हम डस्टर को कैसे इस्तेमाल करें, हम बोर्ड कैसे मेंटेन करें। क्यों, क्योंकि आप उस तजर्बे से गुजर चुके हो, आपको पता है हाउ टू टीच द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये काम हमेशा छोटे स्टेप से 1 बाय 1 आपका स्टेप रेज होता है। इसके बाद दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स फॉर अर्निंग अ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को हासिल करने का बहुत बड़ा। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने बात की थी कि यहाँ पर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती है बहुत ज़्यादा ह्यूज, और अभी हम यहाँ बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स है। तो किस तरह, देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी सनतें होती हैं ना, ठीक है, वो हमें एडवर्टाइज़ करती हैं, सही है ना, और आगे प्रमोट करती हैं, एक तरह से मिडिलमैन का किरदार अदा कर रही होती हैं, करती हैं नहीं करती। लेकिन ये जो बड़ी सनतें होती हैं ना, ये जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं ये कहाँ से आती है, कॉटेज इंडस्ट्री से आती है। आप देखें ना, दुनिया के अंदर जो शीशे वगैरह के काम होते हैं, जो कढ़ाई होती है, दस्तकारी होती है, ये बड़ी फेमस है, एशिया की बहुत फेमस है, ख़ासकर पाकिस्तान का नाम तो बहुत आता है। तो जब बैरून मुमालिक इन्हें भेजा जाता है ना, तो हमारे पास तो डायरेक्ट चैनल ही नहीं है, मैं तो घर बैठ के बैग बना सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन बनाने के बाद अगर मेरा कांटेक्ट किसी बड़ी कंपनी के साथ है तो वो मेरी प्रोडक्ट को क्या करता है, फिर मार्केट करता है, ठीक है ना। और इस नतीजे में क्या होता है, बैरून मुल्क के अंदर से भी ऑर्डर आते हैं और हमारे पास चांस होता है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का। इसके बाद ख़वातीन जो होती हैं, आपको पता है वुमेन भी टेम्प्स करती है बिजनेस को, तो जब वो घरेलू सनतों के हवाले से काम कर रही होती हैं तो वहाँ पर वो घर बैठकर भी अपना किरदार अदा कर सकती हैं। यानी
ये भी हमारी सोसाइटी का, हमारी पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। तो बहुत सारे घराने आपको पता है इजाज़त नहीं देते बाहर जाके काम करने की। तो आजकल आप देखें घर बैठ के ख़वातीन जो है या फीमेल्स जो है वो कितना ऑनलाइन वर्क करेंगे। ठीक, इसके बाद इंपोर्ट हमारी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इंपोर्ट क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ही बहुत अच्छा है, हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, तो हम बाहर से चीज़ें क्यों बनाएं। आप अपने घर के अंदर अगर माहिर होंगी, ठीक है ना, माहिर है किसी चीज़ के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, भाई ये काम तो मैं खुद कर सकती हूँ, मैं बाहर से क्यों अपॉइंट करूँ, ठीक है ना। लिहाजा बाहर से आने वाला इंपोर्ट क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी क्योंकि ये हमारा एक इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल है, ठीक है ना, एक मुआशी मसला है सबसे ज़्यादा गुर्बत। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान जितना कमाता है ना वो उसकी ज़रूरियात से नाकाफ़ी होता है। इसकी वजह से उसका जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो बहुत लो होता है और वो अपने घर की, अपने ख़ानदान की उन तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ये जो गुर्बत का एक चक्कर है ना, ये एक ऐसा शैतानी चक्कर होता है कि इससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। फिर जब हम बात करते हैं रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, ठीक है ना, एग्ज़ाम में ये सवाल कभी कभी ज़्यादातर शॉर्ट नोट की शक्ल में पूछा जाता है। सही है, रोल नो, प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस नहीं कर रहे, रोल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो रोल का टॉपिक है और जितने पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं उन्हें ही अपने लर्निंग वर्क का हिस्सा बनाइएगा, ठीक है। बाकी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे ऐसे जिसे आप पढ़ सकते हो, जिससे मज़ीद अगर कंक्लूड करना है तो आंसर बड़ा अच्छा कंक्लूड हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने ख़ास कर जिन पॉइंट्स को लेक्चर में क्लियर किया है, इन्हें आपने हर हाल में अपने लेक्चर का हिस्सा और लर्निंग वर्क का हिस्सा बनाना है, ठीक है। सवाल चाहे किसी भी तरह से, स्टार्टिंग कैसे लेंगे, सबसे पहले आप इंट्रो देंगे, ठीक है ना। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का किसी भी हवाले से सवाल आए, सबसे पहले आपने इंट्रो देना है और इंट्रो की लाइंस मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। डेफिनेशन देंगे, फिर अगर एग्जाम में आता है मेन फीचर्स बताएं तो सिर्फ मेन फीचर ऐड कर देंगे उसके साथ। वो अगर कहता है आपसे रोल एंड सिग्निफिकेंस बताएं तो रोल और सिग्निफिकेंस के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से लाजमी कोई ना कोई एक टॉपिक लाजमी आता है, यानी वो आपको पता है ना, मैं हमेशा बताती हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसे आपने फुली कवर करना है, तो उसमें ये स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर शामिल है, ठीक है। तो रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये आपने जो है वो कवर करना है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्रॉब्लम्स, कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इसकी इतनी अहमियत है, ठीक है ना, तो फिर इसमें ऐसे क्या मसले आ रहे हैं, क्यों इतने मसाइल मौजूद है और इन मसाइल को हल करने के लिए हम और आप क्या सजेशंस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क की इकनॉमी को डेवलप करने में भी इसका बहुत किरदार है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना, उसके अंदर हम इसके प्रॉब्लम्स और इसके मेजर्स उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला आता है तो आप उस प्रॉब्लम को साइड में नोट कर लीजिए ताकि उसे हम वक्तन फ़वक्तन बआसानी हल कर सकें। लेकिन मकसद ये है कि टाइम कम है, आपने अपना लर्निंग एरिया स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बहुत सारा वक्त आपका चला गया है, लिहाजा जो चीज़ आपको फर्दरली बताई जा रही है उसके लिए आप टाइम निकालें और उसको रेडी कर लें, ठीक है। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।